ब्रह्माश्रया सत्व रजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ये जो श्लोक अभी मैंने बोला, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसका मतलब लेकिन बहुत गहरा है। इसका मतलब है ये जो पूरी सृष्टि है जिसमें हम सांस लेते हैं, उठते हैं, सोते हैं, रोते हैं, ये सब एक माया है। और ये माया, ये तीन चीजें लेकर अपने साथ ही चलती हैं। क्या है वो? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। शुद्ध, शक्तिशाली और अंधेरा। ये तीनों एक साथ मिलके इस दुनिया को इतना रियल बना देते हैं कि हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हम जो देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, पर ये माया है। ये भगवान के बिना एक पल भी नहीं टिक सकती। जैसे छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता बिना रोशनी के, वैसे ही माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है बिना भगवान के। जो इंसान माया के पीछे भागता है, नाम, प्रतिष्ठा, कंपैरिजन, ईगो, अटैचमेंट, वह इस दुनिया की मोह माया में फंसा रहता है और माया फिर उसे कठपुतली की तरह नचाती है, हर चीज के पीछे भगाती है। और जो इंसान इन सबको समझकर भी उनमें फंसता नहीं, वह धीरे धीरे रियलाइज्ड अवस्था में आ जाता है। शास्त्र कहते हैं सुख दुख, लाभ हानि, मित्र और शत्रु, ये सब द्वंद्व हैं और ये माया के उत्पात हैं। आपको इनसे भागना नहीं है, आपको इनको पहचानना है। जब कोई माया में फंसा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार उसकी अवेयरनेस और उसका कर्म होता है। जैसे आप आज मेरी वीडियो सुनते हैं, ये जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना, क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो वो अवेयरनेस है। जो है नहीं वो दिखा देती है, जो है वो छुपा लेती है, और हम बिना जाने उस अंधेरे में उसी रस्सी को सांप समझते हैं। अपनी पूरी जिंदगी बार बार और इसी का अपोजिट होता है कि जब किसी इंसान के ऊपर भूत प्रेत बाधा हो, आज किसी का अचानक लॉस हो जाए या घर में आसपास कुछ अजीब सी हरकतें होने लगे, माइंड बेचैन रहेगा। लेकिन तब भी आपको लगता है कि वो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी वो ऐसे ही सूक्ष्म आत्माएं होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। ये भी एक माया है। शास्त्र कहते हैं ततः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायुः, वायुस्तेजः तेजस आपः, अद्भ्यः पृथ्वी। अर्थात माया से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये पांचों तत्व की सीरीज है। जो भी भौतिक जगत है वह इन तत्वों से बना है और ये तत्व माया से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि पूरा दृश्य संसार माया के ढांचे में खड़ा है। इसीलिए जो कुछ बदलता है वह माया के क्षेत्र में है, जो नहीं बदलता वह भ्रम है। अब आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? माया से ऊपर उठने के लिए कर्मयोग, ज्ञान, निस्वार्थ भक्ति का मार्ग दिया गया है। कर्मयोग सिखाता है काम करो लेकिन आसक्ति मत रखो। ज्ञान सिखाता है पहचानो कि क्या स्थायी है और क्या अस्थाई है। और निस्वार्थ भक्ति सिखाती है अपने अहम को संपूर्ण में बदलो। जब ये तीनों साथ आते हैं तब माया की पकड़ ढीली पड़ती है, आवरण हटने लगते हैं, विक्षेप की शक्ति कमजोर होने लगती है। यह कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, यह एक अभ्यास है, साधना है। तभी इन सबको बैलेंस रखने के लिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी बैलेंस होनी चाहिए। इसी माइंड को स्पिरिचुअल साधना में 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली स्टेज है विक्षिप्त, यानी भटकना। यही वो स्टेट है जिसमें हम सब रहते हैं। जैसे कि दिन में 24 घंटे हैं। सुबह उठते हैं, दिमाग में 100 बातें आती हैं, काम करते हैं, मन कहीं और होता है, किसी से बात और करते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है। ये मन का भटकना है। ये
विक्षिप्त है। वहीं दूसरी स्टेज है मुद्दा, यानी सोए रहना। ये वो स्टेट है जब मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, ना कुछ फील होता है, ना कुछ समझ आता है। नींद में होते हो या इतने थके होते हो कि दिमाग काम ही नहीं करता, ये डोरमेसी है। तीसरी स्टेज निरुद्ध, यानी रोकना। ये वो स्टेज है जब आप अपने पहली बार अपने मन की भाग दौड़ अपने हाथ में ली। जब आपने डिसाइड किया, मैं इस बार नहीं भागूंगा, मैं रोकूंगा खुद को, मैं देखूंगा ये जो भटकना है ये क्यों है। ये स्टेज बहुत मुश्किल होती है क्योंकि मन बार बार भागना चाहता है। चौथी स्टेज है एकाग्र, यानी एक जगह टिकना। ये वो स्टेट है जब आपका पूरा मन पूरी तरह एक चीज पर आ जाता है, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ ये पल। और पांचवी और अंतिम स्टेज है सबसे गहरी स्टेज, वो है निरोध, यानी समाधि, यानी पूरा डूब जाना। ये वो जगह है जहां मैं यानी आपका ईगो नहीं रहता, सिर्फ अवेयरनेस रहती है, न शरीर का होश न दुनिया का होश। सिर्फ एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एक हो जाता है, जहां कोई माया नहीं पहुंच पाती, कोई इल्यूजन नहीं, सिर्फ सच। यही वो जगह है जहां हमारे ऋषियों ने बैठे बैठे पूरी सृष्टि का राज जाना, पूरे ज्योतिष जैसे विज्ञान का राज जाना और उन सबको एक्सप्लोर किया। अब आप नोटिस करेंगे कि हम सबके अंदर एक हिस्सा है जो हमेशा बेचैन रहता है, जो हमेशा कुछ ढूंढता रहता है। कोई रिश्ते में ढूंढता है, कोई पैसों में ढूंढता है, कोई स्पिरिचुअलिटी में ढूंढता है, पर वो बेचैनी, वो भटकना खत्म नहीं होता। ये जो बेचैनी है ये विक्षिप्त है, और ये विक्षिप्त, ये भटकना सीधा कनेक्ट है आपके राहु से, क्योंकि राहु का काम ही यही है। राहु वो ग्रह है जो तुम्हारे मन में एक ऐसे प्यास जगाता है जो बुझती नहीं, एक ऐसी भूख जो पूरी नहीं होती। और राहु से आठवां भाव यही करता है। उस राहु से आठवें हाउस की चीजें आपको बार बार बुलाती हैं, बार बार खींचती हैं, और आप बार बार वहां जाते हो, सोचते हो इस बार मिल जाएगा जो चाहिए, पर नहीं मिलता। क्योंकि राहु की प्यास वो इस जन्म की प्यास नहीं है, वो पिछले जन्म से आई हुई है। और जब तक वो समझ नहीं आई, वो विक्षिप्त स्टेट, वो भटकना बंद नहीं होता। राहु क्या है? एक सर, उसका सिर्फ एक हेड है। और जैसे मैंने अभी कहा था कि माया को कंट्रोल करना है तो माइंड को बैलेंस्ड रखना होगा, और राहु सबसे ज्यादा आपके माइंड को अपने बस में रखता है और फिर इल्यूजन क्रिएट करता है। माइंड जब तक विक्षिप्त है तब तक जो चीज तुम्हारे सबसे करीब है वो भी नजर नहीं आती। रस्सी के सामने खड़े हो पर अंधेरा है तो सांप दिखता है उसमें। और राहु को, जो राहु का जो आठवां भाव होता है, और इसीलिए आज की वीडियो इतनी खास है क्योंकि मैं आपको वो नहीं बता रहा जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, क्योंकि ये घर है तो ये होगा, वो ग्रह है तो ये होगा नहीं। उससे ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ गूढ़ रहस्य हैं। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप है, बहुत डेप्थ है इसमें। तो अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने कौन से भाव में राहु बैठा है उसको देखिए, और उससे आठवां भाव क्या चाहता है उसको अच्छे से समझिए। राहु फर्स्ट हाउस में, देखिए आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा, और शायद वो बार बार आया भी है, जब सब कुछ ठीक होगा बाहर से, पर अंदर से एक ऐसी टूट होगी जो आप किसी को बता नहीं पाओगे, ना घर वालों को ना दोस्तों को। बस अंदर ही अंदर एक सवाल घूमता रहता है, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। एक्चुअली यही है आपका सबसे बड़ा राज, और यही है राहु के पहले घर से आठवें घर पर असर। आपके रिश्तों में एक अजीब चीज होती है,
लोग आपसे बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, पर आप खुद अंदर से हमेशा एक दूरी बनाए रखते हो। कोई कितना भी करीब आए, एक लेयर होती है जो आप खुलने नहीं देते। और एक आपकी गलती नहीं, ये उस पिछले जन्म का बोझ है, जहां आपने या तो किसी को धोखा दिया या खाया था इतनी गहराई से, या खुद अपनी आइडेंटिटी किसी और के लिए खो दी थी। वैदिक शास्त्र कहते हैं, जो आत्मा अपने पहले घर यानी अपनी खुद की पहचान में राहु लेकर आए, उसका पिछला जन्म किसी और की छांव में जीने में गुजरा होता है। इस जन्म में वो आत्मा खुद को ढूंढती है, बार बार अलग अलग लोगों में, अलग अलग रिश्तों में, और तब तक नहीं मिलती जब तक वो अंदर नहीं झांकती। इसको सुधारने का रास्ता ये है कि जो चीज आपको बाहर ढूंढनी है वो अंदर है आपके। जिस दिन आपने ये मान लिया, उस दिन आपके रिश्ते जेन्युइनली गहराई से गहरे होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है। आप लोगों को एक नज़र में पढ़ लेते हो। कोई कुछ भी बोले, आप जानते हो वो सच बोल रहा है या नहीं। कोई रोल प्ले करे, आप उस मास्क के पीछे की चीज को देख लेते हो। ये गिफ्ट है आपका, और यही आपका हिडन पावर है जो अभी तक पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुए। राहु पहले घर में होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा मैग्नेटिक पुल है कि लोग आपकी तरफ खिंचते हैं, पर आप खुद उस मैग्नेटिज्म को समझ नहीं पाते। आपको लगता है मैं तो कुछ खास नहीं हूं, पर बाकी सब देखते हैं जो आप नहीं देखते। आपकी जिंदगी में एक नहीं कई बार ऐसे हुआ है कि जब आपकी लाइफ ने 180 डिग्री टर्न लिया। एक दिन सब नॉर्मल था और अचानक सब बदल गया। करियर, रिलेशनशिप, जगह, कुछ भी। और आप हर बार उस टूट से उठ के पहले से ज्यादा स्ट्रांग होके निकलते हैं। आप भीड़ में भी अकेले फील करते हो। बहुत लोग हैं आपके आसपास, पर एक गहरी बात करने वाला, एक जो सच में समझे, वो हमेशा कम लगता है। और ये कमी आप छुपाते हो बहुत अच्छे से। लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, अपनी जिंदगी की गहराई और गहरी बातें शेयर करते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो आप खुद को रोक लेते हो, क्योंकि आपको लगता है मेरी बात कौन सुनेगा। पैसों का एक अजीब सा पैटर्न है आपके साथ, या तो एक साथ बहुत आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। बीच वाली स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है, और ये इसीलिए है क्योंकि आपका पैसा सडन सोर्सेज से आता है। कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा काम जो आपने सोचा नहीं था, कोई ऐसा कनेक्शन जो अचानक बना। रूटीन और फिक्स्ड इनकम आपके लिए इतनी सेटिस्फाइंग नहीं होती। आपका कॉस्मिक पैटर्न यही है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पैसा आता है। जब भी आपकी लाइफ शिफ्ट हुई, फाइनेंशियल शिफ्ट भी साथ आया। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टूट आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। जो चीज़ आपको तोड़ देगी वही आपको वो बना देगी, जो आप एक्चुअली बनने आए हो इस दुनिया में। वो वक्त शायद आ चुका है या आ रहा है, पर उस वक्त भागो मत, क्योंकि राहु एर्थ हाउस का यही प्रॉमिस है। यानी कि राहु पहले भाव में बैठ के अष्टम भाव को जब देखेगा, अष्टम भाव का ये प्रॉमिस है कि हर अंधेरे के बाद जो निकलोगे वो पहले वाला आप नहीं होंगे। प्रिकॉशन क्या है? इन्हें भूलना मत। अपनी पहचान किसी एक इंसान या किसी एक रिश्ते में मत डुबा दो। आपका सबसे बड़ा दुख तब आता है जब आप किसी को अपनी पूरी आइडेंटिटी दे देते हो और वो चला जाता है। ये बार बार होगा जब तक आप ये नहीं सीखते कि आपकी पहचान सिर्फ आपकी है। आपका राहु सेकंड हाउस में है, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब सब लोग बोल रहे होंगे कि आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है, पर सच्चाई आप अंदर से जानते थे कि जो चाहिए था वो अब भी नहीं मिला। बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है, पर एक अनजानी सी प्यास थी जो बुझती ही नहीं।
न पैसों से, न रिश्तों से, न किसी भी चीज से। यही है आपका सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का दूसरे घर से 9वें घर पर असर। आपके घर में या आपके पिता के साथ या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो पूरा कभी नहीं लगा, कुछ कहा नहीं गया, कुछ सुना नहीं गया, और वो अनकहे अल्फाज आज भी कहीं अंदर से दबे हुए हैं। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। वैदिक शास्त्र कहता है कि दूसरे घर में राहु लेके आने वाली आत्मा का पिछला जन्म में आप अपने परिवार से, अपनी जमीन से या अपनी पुरानी परंपरा से एक टूटा हुआ रिश्ता है आपका। या तो वो आपके घर वालों के लिए कुछ कर ना पाई थी आपकी आत्मा, या घर वालों ने उसे वो नहीं दिया जो उसकी आत्मा को चाहिए था। इस जन्म में वो कार्मिक डेप्ट ये है, पैसे आते हैं पर टिके नहीं रहते, या भाग्य दिखता है पर हाथ नहीं आता। इसको सुधारने का रास्ता है अपने घर के बड़े लोगों से, चाहे रिश्ता कैसा भी रहा हो, एक बार दिल से माफी मांगो या उनका आशीर्वाद लो। ये एक काम आपकी पूरी फाइनेंशियल और भाग्य की लाइन बदल सकता है। आपके अंदर एक ऐसी भूख है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको मीनिंग चाहिए। कोई भी काम करो, अगर उसमें कोई गहरी बात नहीं, कोई पर्पस नहीं, तो चाहे कितना भी पैसा मिले, आप सेटिस्फाइड नहीं होते। ये आपकी वीकनेस नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। राहु दूसरे घर में होने से की वजह से आपकी आवाज में, आपके बोलने के अंदाज में एक ऐसा असर है, जब आप सच्ची बात बोलते हो लोग रुक के सुनते हैं, पर आप खुद इस पावर को सीरियसली नहीं लेते। आपको लगता है सब ऐसे ही बोलते हैं, नहीं बोलते, सिर्फ आप बोलते हो ऐसा। आपकी जिंदगी में पैसा अचानक आया है और अचानक गया भी है। एक टाइम ऐसा रहा होगा जब सब ठीक था, और फिर एक झटके में सब बदल गया, और आप आज भी उस अनसर्टेनिटी से डरते हैं। चाहे बाहर से कॉन्फिडेंट दिखे हो आप, आपके मन में धर्म और सच के बारे में बहुत गहरी सोच है, पर आप उसे अक्सर छुपा लेते हो, क्योंकि पहले जब शेयर की थी आपने वो बात, तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। तब से आप वो बातें अंदर ही रखते हो अपने। आपका पैसा और आपका भाग्य, ये दोनों एक ही चीज से जुड़े हैं, आपकी सच बोलने की हिम्मत से। जिस दिन आपने अपनी आदत, अपनी वैल्यू, अपना वर्थ किसी के सामने बिना डरे क्लियरली रखा, उस दिन से आपकी फाइनेंशियल लाइफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यही आपका कार्मिक पैटर्न है। राहु दूसरे घर से 9वें घर को एक्टिवेट करता है, मतलब आपका भाग्य तब खुलता है जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आते हो, जब आप वो बोलते हो जो सच में सोचते हो, वो करते हो जो सच में आपका है। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब आपको एक ऐसा गुरु मिलेगा, एक ऐसी टीचिंग मिलेगी, या एक ऐसी जगह जाने का मौका मिलेगा जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। वो मोमेंट छोटा लगेगा, एक किताब, एक इंसान, एक सफर, पर उसके बाद आने वाली जिंदगी पहले से जैसे नहीं रहेगी, और उसी के बाद आपका भाग्य जेन्युइनली खुलेगा। इसीलिए उस मोमेंट को मिस मत करना, वो डिस्गाइज में आएगा। कुछ प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनको भूलना नहीं है कि झूठ से, चाहे वो छोटा सा हो चाहे बहुत दूर का हो, राहु दूसरे घर में है, यानी वचन और पैसा एक ही जगह है, यानी कि आपकी वाणी और पैसा इसी घर से देखा जाता है। एक भी झूठ, एक भी हाफ ट्रुथ, और आपका भाग्य का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये रूल आपके लिए बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तीसरे घर में राहु, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप इसको अच्छे से सुनिए, कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त, और शायद वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं है, जब एक छोटी सी चीज जो आपने की होगी वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप खुद उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। और उस दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे और सोचोगे,
मैं इतने सालों से ये क्यों नहीं कर रहा था। यही है आपका फ्यूचर, और यही है राहु का तीसरे घर से 10वें घर पर असर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर में बैठ के राहु से 8 भाव आगे 10वां घर पड़ता है। आपके घर में या आपके बहुत करीब एक ऐसी रिलेशनशिप है जहां आप देते तो बहुत हो, पर वो लोग आपकी वैल्यू तब समझेंगे जब आप दूर हो जाओगे। भाई हो, कोई दोस्त हो, या कोई जो आपके साथ काम करता हो, रिश्ता दिखने में नॉर्मल लगता है, पर अंदर से आप जानते हो कि एक कमी रहती है हमेशा, और ये कमी आपके पिछले जन्म से आ रही है। वैदिक शास्त्रों में ये लिखा है कि जिस आत्मा ने अपनी आवाज, अपने हाथ या अपनी कोई खास कला किसी के लिए गलत इस्तेमाल की, उस आत्मा को इस जन्म में वही रिश्ते बार बार एक दर्द देते हैं। कोई आपका काम यूज करता है, उसका क्रेडिट नहीं देता। कोई आपकी बात सुनकर आगे निकल जाता है और आप देखते रहते हो। इसको सुधारने का एक ही रास्ता है, जो भी सीखो खुल के बांटो। जिस दिन आपने रोकना बंद किया, उस दिन से ये साइकिल टूटेगा। आपके अंदर एक चीज है, एक ऐसी खास बात, एक ऐसी आवाज या एक ऐसा अंदाज जो जब भी सामने आता है लोग रुक जाते हैं। आप शायद इसे सीरियसली नहीं लेते, पर यही आपकी असली पावर है जो अभी तक सोई हुई है। राहु जब तीसरे घर में होता है तो वो आपकी कम्युनिकेशन को, आपके करेज को, आपके हाथों के काम को, इन्हें एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। पर ये पावर पब्लिक के सामने जाके जागती है, अकेले प्रैक्टिस करने से नहीं। आपके मन में रात को या बिल्कुल अकेले में ऐसी बातें आती हैं, ऐसी सोच आती है जो इतनी गहरी होती है कि आप खुद चौंक जाते हो, पर आप उन्हें किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि डर लगता है लोग समझेंगे नहीं। आपकी जिंदगी में एक नहीं 2 बार ऐसे हुआ है जब आपने कोई काम छोड़ा और किसी नई डायरेक्शन में गए, और दोनों बार लोग बोले ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो, पर अंदर से आपको पता था ये सही है। जब भी आपने किसी के कहने पर कोई बड़ा डिसीजन लिया, वो डिसीजन आपको सुकून नहीं दिया। जब खुद के मन से लिया, वो काम आया, हमेशा बिना एक बार भी एक्सेप्शन के। पैसा आपके पास तब आता है जब आप कुछ क्रिएट करते हो, सिर्फ रूटीन फॉलो करने से नहीं। जिस दिन आपने कुछ बनाया, कुछ सिखाया, कुछ लिखा या बोला, उस दिन कुछ ना कुछ आएगा। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कार्मिक पैटर्न है। और ये फ्यूचर में एक ऐसे मोड़ आने वाले हैं कि जब आपकी एक चीज, एक काम, एक बात, एक क्रिएशन बहुत बड़े लोग नोटिस करेंगे। वो दिन दूर नहीं, पर वो दिन तब आएगा जब आप उसे लोगों के लिए करोगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। कुछ प्रिकॉशंस जिन्हें आपको कभी भी भूलना नहीं है कि जो भी आपका कोई बड़ा सपना है, किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। आपके प्लान्स बातें करते हैं, बिखर जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा पैटर्न है। चौथा घर यानी कि 4th हाउस में अगर आपके लगन चार्ट के राहु है, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब घर में सब थे, पर घर जैसा फील नहीं हुआ। लोगों की भीड़ थी, पर एक ऐसी खामोशी थी अंदर से जो आप किसी को समझा नहीं सकते थे। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल था, पर अंदर से एक सवाल था जो बार बार आ रहा था, मेरा अपना कोई नहीं क्या? यही है आपका सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का चौथे घर से 11वें घर पर असर। आपकी माँ के साथ, या जो भी आपका घर था, जो भी आपकी नींव थी, वहां एक ऐसी खालीपन था जो कभी भरा नहीं गया। या माँ बहुत ज्यादा बिजी रही, या इमोशनली वो वहां नहीं थी जब आपको चाहिए थी उनके साथ। या घर में एक ऐसी टेंशन रहती थी जिसको कोई नाम नहीं दिया गया, पर सब फील करते थे। और आपने वो कमी रिश्तों में ढूंढी, दोस्तों में ढूंढी, बड़े सर्कल्स में ढूंढी। हर बार लगा अब मिला अपनापन, अब मिला अपनापन, पर कुछ वक्त बाद वही खालीपन वापस आ गया। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है कि चौथे घर में राहु लेके आने वाले आत्मा का पिछला जन्म या तो
घर छोड़ा था किसी मजबूरी में, या अपनी माँ से, या अपनी जमीन से एक टूटा हुआ रिश्ता था। इस जन्म में वो आत्मा हर जगह वो सुकून ढूंढ रही है जो कभी मिला ही नहीं था। इसको सुधारने का रास्ता ये है, बाहरी दुनिया में अपनापन ढूंढना बंद करो। पहले अपने घर के साथ, अपनी माँ के साथ, चाहे रिश्ता कैसा भी रहा हो, एक बार जेन्युइनली कनेक्ट करो। वो कनेक्शन आपके 11वें घर का, यानी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी विशेष का दरवाजा खोलेगा। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बहुत जेन्युइनली रेयर है। आप लोगों को जोड़ने की ताकत रखते हो। जहां भी जाते हो एक नेटवर्क बन जाता है। आपके आसपास लोग आपसे मिलते हैं, आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। पर एक अजीब बात है, आप सबके लिए अवेलेबल तो रहते हो, पर खुद के लिए कोई नहीं होता। इतने लोगों के होते हुए भी एक गहरी तन्हाई है आपके आसपास। ये आपका कर्स नहीं, ये आपका श्राप नहीं, यही आपका हिडन पावर है जो अभी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ। राहु चौथे घर से 11वें घर को एक्टिवेट करता है। मतलब जब आप अपनी इनर सिक्योरिटी से, अपनी रूट्स से कनेक्ट करते हो, तभी आपका नेटवर्क आपके लिए जेन्युइनली काम करता है। अभी आप नेटवर्क के लिए काम करते हो, एक दिन नेटवर्क आपके लिए काम करेगा। आपके दोस्त सर्कल में या आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर रहा होगा जिस पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया और उसने वो भरोसा तोड़ा, और तब से आप लोगों को अपने करीब आने देते हो, पर एक लिमिट के बाद दूर हो जाते हो उनसे। वो लिमिट आपने खुद बनाई है, कॉन्शियसली नहीं, अंदर से। आपकी फीलिंग तो बहुत गहरी होती है, पर आप उन्हें बहुत कम दिखाते हो। बाहर से लोग आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं, अंदर से आप जानते हो कितनी बार टूट के जुड़ चुके हो आप। आपका पैसा और आपकी बड़ी विशेष, ये दोनों एक ही चीज से जुड़ी हैं, आपके रिलेशनशिप से। जो लोग आपके सर्कल में हैं, वही आपके फाइनेंशियल लाइफ के दरवाजे खोलते हैं या बंद करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी बड़ा फाइनेंशियल या फाइनेंशियली बड़ा मौका आया, किसी इंसान की वजह से आया। कोई कनेक्शन, कोई रिकमेंडेशन, कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और जो भी बड़ा गया वो किसी इंसान की वजह से गया। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल विजडम यह है कि अपने सर्कल को केयरफुली चुनो। हर कोई आपका दोस्त नहीं है, हर कोई आपका वेल विशर नहीं है। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या पहले से ऑलरेडी है, जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल रहा है या बदलने में आपकी हेल्प कर रहा है। वो कोई बड़ा नाम नहीं होगा, कोई सिंपल सा इंसान होगा, पर उसकी एक बात, एक कनेक्शन, एक डोर, वो आपके लिए वो खोल देगा जो आप सालों से ढूंढ रहे थे। उस इंसान को पहचानना, यही आपका सबसे बड़ा कर्म होगा। वो डिस्गाइज में आएगा, इसीलिए अपनी लाइफ में आने वाले हर इंसान को ध्यान से देखो। प्रिकॉशन क्या है आपके लिए? हर किसी को अपने घर के, फैमिली के राज मत बताओ। राहु फोर्थ वाले लोगों की सबसे बड़ी गलती ही यही होती है कि वो अपने घर की बातें, अपनी प्रॉब्लम्स बाहरी लोगों से शेयर करते हैं, और वही लोग कभी ना कभी उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं जो घर के अंदर है। वो घर के अंदर ही रखो। पंचम भाव में राहु, यानी कि 5th हाउस में राहु, आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया है जब आपने कुछ बनाया, कुछ सोचा, कुछ लिखा, कुछ क्रिएट भी कर दिया, और वो इतना जेन्युइन था कि इतना आपका था, पर दुनिया ने उसे वो वैल्यू नहीं दी जो उसका हक था, और तब से एक हिस्सा आपका अंदर ही रह गया, बाहर आने से डरने लगा। क्योंकि अगर फिर से नहीं मिला रिकॉग्निशन, तो यही है आपका सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का 5वें घर से 12वें घर पर असर। आपके रिश्तों में एक अजीब पैटर्न है, आप जितना देते हो उतना वापस नहीं आता। लव में, दोस्ती में, या किसी भी करीब के रिश्ते में आप पूरा अपना 100% देते हो, अपना वक्त देते हो, अपनी एनर्जी देते हो, अपनी सोच देते हो, पर एक वक्त आता है जब आप देखते हो वो इंसान उतना नहीं देता जितना आपने दिया होता है, और आप चुप रहते हो क्योंकि कहने में डर लगता है कि कहीं रिश्ता ना टूट जाए।
और ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार 5वें घर में राहु लेके आने वाली आत्मा का पिछले जन्म में या तो अपनी किसी गहरी फीलिंग को, अपने किसी प्यार को सच में जीने का मौका नहीं मिला था, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को किसी और के लिए कुर्बान कर दिया था। इस जन्म में वो आत्मा बार बार ऐसे लोगों की तरफ खिंचती है जो लेते हैं आपसे, सिर्फ देते आपको कुछ नहीं। इसको सुधारने का एक ही रास्ता है, पहले खुद से प्यार करना सीखो। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू खुद को दी, उस दिन से आपके रिश्ते जेन्युइनली बदलेंगे। आपके अंदर एक ऐसी दुनिया है, एक पूरी की पूरी अलग दुनिया जो सिर्फ आपकी है। कुछ सपने हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो इतनी गहरी है कि आप उन्हें वर्ड्स में नहीं ढाल पाते। और यही आपका सबसे बड़ा हिडन पावर है। राहु 5वें घर में होने की वजह से आपके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव शक्ति है जो 12वें घर से, यानी उस जगह से आती है जहां सिर्फ आत्माओं की बोली बोली जाती है। आपकी जो भी क्रिएशन है, चाहे वो आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, लिखना हो, या बस एक अलग अंदाज में सोचना ही क्यों ना हो, उसमें एक ऐसी डेप्थ है, एक ऐसी गहराई है जो लोगों को अंदर तक छूने पर मजबूर कर देती है। पर आप उसे दुनिया के सामने लाने से डरते हो क्योंकि ये आपका सबसे पर्सनल हिस्सा है, और इसे रिजेक्ट होना आपको ऑर्डिनरी रिजेक्शन से ज्यादा तकलीफ देता है। आपको नींद में बहुत विविड सपने आते हैं, कभी कभी इतने रियल लगते हैं कि उठ के भी कंफ्यूजन रहती है आपको, ये सपना था या सच। और कई बार तो उन सपनों में ऐसी बातें होती हैं जो बाद में कुछ दिनों में या महीनों में सच होने लगती हैं। आपकी जिंदगी में एक ऐसी लव स्टोरी जरूर रही होगी या है ऑलरेडी, जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पा रही। कुछ अधूरा रह गया, कुछ कहा नहीं गया, और वो इंसान या वो फीलिंग आज भी कहीं अंदर है, चाहे आप मानो या ना मानो। जब आप कुछ जेन्युइनली क्रिएट करते हो, कुछ बनाते हो दिल से, आप एक अलग ही जगह चले जाते हो। टाइम का होश नहीं रहता, थकान नहीं लगती, दुनिया बंद हो जाती है आपके लिए। यही आपका फ्लो स्टेट है और यही आपका असली घर है। आपका पैसा और आपकी क्रिएटिविटी दोनों एक ही जगह बहते हैं। जब आपने कुछ दिल से बनाया, पैसा आया। जब सिर्फ पैसों के लिए कुछ किया, वो काम भी नहीं चला, पैसा भी नहीं आया। ये आपका सबसे क्लियर पैटर्न है। राहु 5वें घर से 12वें घर को एक्टिवेट करता है, मतलब आपका पैसा उस जगह से आएगा जहां लोग नॉर्मली नहीं देखते। फॉरेन कनेक्शंस, स्पिरिचुअल वर्क, कोई ऐसा काम जो दुनिया की नजर में प्रैक्टिकल नहीं लगता, पर आपके लिए वही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जरूर, जब आपका कुछ क्रिएट किया हुआ, कुछ जो आपने बिल्कुल दिल की गहराई से बनाया होगा, वो बहुत दूर तक जाएगा, किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी ऑडियंस तक जो आपने सोचा भी नहीं था। वो मोमेंट तब आएगा जब आप उसे सिर्फ इसलिए बनाओगे क्योंकि आपको बनाना था, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, और उसी एक चीज से आपकी पूरी लाइफ का रुका हुआ पानी बहना शुरू हो जाएगा। कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूं जिनको आपने कभी भूलना नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। राहु 5th हाउस में है, और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी गलती ही यही होती है कि वो अपना टैलेंट, अपनी जेन्युइन एक्सप्रेशंस किसी एक इंसान को खुश करने के लिए या किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए तोड़ देते हैं। जिस दिन आपने अपनी क्रिएटिविटी किसी और के हिसाब से मोड़ी, उस दिन से वो मैजिक चला जाएगा जो सिर्फ आपके अंदर था। 6ठे घर में राहु, यानी कि 6th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब दुनिया ने आपको तोड़ देने के लिए पूरी कोशिश करी होगी, लेकिन आप टूटे नहीं किसी से। सबने सोचा अब ये नहीं उठेगा, पर आप खुद उठे, चुपचाप, बिना किसी को बताए, और फिर से खड़े हो गए। और अंदर से आप जानते हो
ये पहली बार नहीं हुआ आपके साथ और शायद आखिरी बार भी नहीं था। यही है आपका सबसे बड़ा राज और यही है राहु का छठे घर से पहले घर पर असर। आपके रिश्तों में एक अजीब चीज है, जो लोग आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं, वही कभी ना कभी आपके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। कोई दोस्त जो पीठ पीछे गया, कोई करीबी जो उस वक्त नहीं था जब आपको जरूरत थी, और आप हर बार सोच के रह जाते हो, मैंने क्या ही कर दिया था। कुछ नहीं किया, ये आपकी गलती नहीं, ये था आपका पिछले जन्म का हिसाब। वैदिक शास्त्र कहते हैं, छठे घर में राहु लेके आने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में या तो खुद की पहचान भुला दी थी, इस जन्म में वो आत्मा बार बार ऐसी सिचुएशन में आती है जहां उसे प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, मैं ठीक हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं संभाल लूंगा अकेले। इसको सुधारने का रास्ता यह है कि मदद मांगना सीखो। सिर्फ एक इंसान को सिर्फ एक बार सच में अंदर आने दो। ये एक काम आपके पहले घर को, यानी आपकी पूरी पर्सनैलिटी को हील करना शुरू कर देगा। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ मुश्किलों में जागती है। जब सब ठीक होता है आप नॉर्मल रहते हो, पर जब सब टूटता है तब आप वो बन जाते हो जो आप एक्चुअली हो। एक ऐसी शक्ति जो बाहर आती है, जो खुद आपको भी हैरान कर देती है। यही है आपका हिडन पावर। राहु छठे घर में होने की वजह से आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, दुश्मनों को हराने की और उस जगह से जीतने की जहां कोई नहीं जीत सकता। पर यह पावर तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप एक चीज नहीं समझते। हर दुश्मन बाहरी नहीं होता, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर आपके अंदर होता है। वो आवाज जो कहती है तू नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में मुश्किलें नॉर्मल लोगों से ज्यादा आएंगी, और हर बार जब आई आपने सोचा सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ये, पर हर बार आप निकले भी उस सिचुएशन से, और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर निकले। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी बॉडी ने कभी ना कभी एक ऐसी बीमारी या थकान दी है जो डॉक्टर समझ नहीं पाए। सब टेस्ट नॉर्मल, पर आप ठीक नहीं फील करते, क्योंकि वो टूट अंदर की है, बाहर की नहीं। बॉडी सिर्फ सिग्नल दे रही है कि आप लोगों की नीयत बहुत जल्दी भांप लेते हो। कोई मिला और पहली मुलाकात में ही आपको फील हो जाता है ये इंसान सही भी है या नहीं, और ज्यादातर आपका पहला फीलिंग ही सही निकलती है, पर आप उसे इग्नोर करते हो क्योंकि आपको लगता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं, ओवर थिंक कर रहा हूं। आपका पैसा और आपकी पर्सनैलिटी, ये दोनों एक साथ चलते हैं। जब आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में होते हो पैसा आता है, जब आप किसी और के लिए खुद को छोटा करते हो पैसा रुक जाता है। आपकी अर्निंग का सीधा कनेक्शन है आपकी सेल्फ वर्थ से। जिस दिन आपने किसी से कम अपने आप को आंका, उस दिन से फाइनेंशियल चीजें अटकेंगी। ये पैटर्न देखो अपनी जिंदगी में, सच है या नहीं। राहु छठे घर से पहले घर को एक्टिवेट करता है, मतलब आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट आपकी खुद की इमेज है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका नाम है, आपकी रेपुटेशन है। इससे भी सस्ते में मत बेचना कभी। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त जरूर आने वाला है जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ी मुश्किल आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड दरवाजा खोलेगा। वो चीज जो अब आपको रोक रही थी, या फिर आपको खुद को रोक लगती थी, वही एक दिन आपका सबसे बड़ा लॉन्च पैड बन जाएगा। ये राहु का पहले घर पर सबसे बड़ा प्रॉमिस है। जो आपको तोड़ने आता है वो एक्चुअली आपको बनाने भी आता है, पर यह तब होगा जब आप उस मुश्किल से भागोगे नहीं, सीधा उसकी आंखों में देखोगे। कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूं, इनको भूलना नहीं है आपको। अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना। राहु 6th हाउस वाले लोग इतने ज्यादा बाहरी लड़ाइयों में लगे रहते हैं कि अंदर की लड़ाई, यानी कि बॉडी की, मन की,
उन्हें तब पता चलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपका बॉडी आपसे बार बार बात करता है, सुनना सीखो उसे, डॉक्टर से भी पहले। बदला लेने की सोच से दूर रहो। जब कोई आपको धोखा देता है, आपके अंदर एक आग जलती है और आप सोचते हो एक दिन दिखा दूंगा। ये एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा लाइफ फोर्स कंज्यूम करती है, और जब आप उस एनर्जी को बदले में लगाते हो, वो एनर्जी आपके ग्रोथ से चली जाती है। जीत का सबसे बड़ा बदला है अपनी जिंदगी इतनी अच्छी बनाना कि आपके दुश्मनों को पछताना पड़े, कि आपने कर्म इतने अच्छे कर लेने कि भगवान तक आपकी लिखी गई किस्मत बदल दें। बस इतना सा करना है। 7th हाउस में राहु। अक्सर ज्योतिष 7वें घर के राहु को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन असलियत क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब एक इंसान के आने से आपकी पूरी दुनिया बदल गई थी, और एक इंसान के जाने से वो पूरी दुनिया उजड़ भी जाएगी। और तब से चाहे आप कुछ बोलो या ना बोलो, एक अनजाना सा डर रहता है आपके अंदर कि अगर मैं खुद को पूरा दे दिया और फिर वो चला गया तो क्या होगा। ध्यान से सुनो, यही है आपका सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का 7वें घर से दूसरे घर पर असर। आपके रिश्तों में एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। आप रिश्तों में अपना पूरा 100% देते हो, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ, पर एक हिस्सा हमेशा रोक के रखते हो। कोई एक कॉर्नर है अंदर का जो किसी के लिए भी पूरी तरह नहीं खुला। बाहर से आप बहुत कनेक्टेड लगते हो, पर अंदर से एक शीशा है जो खुद अपने आप को आपने दूसरों के बीच लगाया हुआ है। और ये आपकी गलती नहीं, ये उस पिछले जन्म का बोझ है। शास्त्रों में लिखा है कि 7वें घर में राहु लेके आने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में या तो किसी रिश्ते में इतना खो के खुद की पहचान को खो दिया था, या किसी बहुत करीब इंसान ने ऐसी तकलीफ दी थी जो आत्मा आज तक भूल नहीं पाई। इस जन्म में वो आत्मा बार बार ऐसी पार्टनरशिप में आती है जहां या तो वो खुद को मिटा देती है या दूसरा उसे मिटाता है। दोनों ही दर्द देते हैं। इसको सुधारने का रास्ता ये है, पहले अपनी वैल्यू खुद तय करो। कोई रिश्ता आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन से आपके रिश्ते जेन्युइनली हील होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बहुत रेयर है। आप लोगों को वो फील कराते हो जो वो खुद अपने लिए नहीं फील कर पाते। आपके साथ बात करो और लोग खुलने लगते हैं। आपके पास बैठो और लोग सेफ फील करते हैं। ये गिफ्ट है आपका। पर एक अजीब बात भी है, जो आप दूसरों को फील कराते हो वो खुद आपके अंदर बहुत कम होता है। आप दूसरों की वैल्यू देखते हो, अपनी नहीं। आप दूसरों को सिक्योर फील कराते हो, खुद के अंदर एक इनसिक्योरिटी है जो कोई नहीं जानता। राहु 7वें घर से दूसरे घर को जब एक्टिवेट करता है, मतलब आपकी असली पावर तब बाहर आती है जब आप किसी के साथ होते हो। अकेले आप आधा फील करते हो, साथ में आप पूरा फील करते हो। पर यही आपका सबसे बड़ा ट्रैप भी है। सुनो अब ध्यान से। आप पैसों की बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हो किसी से भी, चाहे पार्टनर हो आपका, दोस्त हो या कोई भी और। पैसा मांगना या अपनी फाइनेंशियल नीड रखना आपको अंदर से कुछ तोड़ देने सा लगता है, क्योंकि लगता है आपको कि पैसों की बात करना रिश्ते को छोटा कर देता है। आपके रिश्तों में पैसा एक साइलेंट इशू है। या आप देते ज्यादा रहे या लिया ज्यादा गया, या फाइनेंशियल डिसीजन एक तरफ से होते रहे और आप चुप रहे क्योंकि रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी लगा आपको। आपका पैसा और आपके रिश्ते, ये दोनों इतने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि जब रिश्ते ठीक होते हैं तो फाइनेंशियली सब स्मूथली चलता है। जब रिश्ते में तनाव होता है तो पैसा भी अटकता है। ये आपका सबसे क्लियर पैटर्न है।
राहु 7वें घर से दूसरे घर को एक्टिवेट जब करता है, मतलब आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सीधा कनेक्शन है आपकी पार्टनरशिप से। बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो या कोई भी एक ऐसा करीबी इंसान, जो लोग आपके सर्कल में हैं वो आपके पैसों के दरवाजे हैं। सही लोग सही डोर्स, गलत लोग गलत डोर्स, जो कभी खुलते ही नहीं। फ्यूचर में जरूर एक ऐसा वक्त आने वाला है जब एक ऐसा पार्टनरशिप होगी, एक इंसान के साथ एक ऐसा कनेक्शन होगा, आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों एक साथ बदल देगा। वो इंसान ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है या बहुत जल्द आने वाला है, पर वो तब काम आएगा जब आप उस रिश्ते में अपनी वैल्यू लेकर आओगे, जरूरत लेकर नहीं। जो इंसान आपकी जरूरत पूरी करता है वो आपका पार्टनर नहीं, वो आपका क्रश है। असली पार्टनर वो होता है जिसके साथ आप पहले से पूरे हो और फिर साथ में और बड़े हो जाते हो। कुछ प्रिकॉशंस जिन्हें आपको कभी भूलना नहीं है कि किसी भी रिश्ते में फाइनेंशियली डिसीजन ब्लाइंडली नहीं लेना। राहु 7वें हाउस में ऐसे लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो प्यार में या रिश्ते बचाने के लिए ऐसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कर लेते हैं जो बाद में बहुत भारी पड़ती हैं। दिल से अलग चीज है, पैसा अलग चीज है, दोनों को मिक्स करने से दोनों खराब होते हैं। अष्टम भाव में राहु यानी 8th हाउस में राहु की प्लेसमेंट, आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब सब कुछ एक झटके में बदल गया। कोई वार्निंग नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक दिन सब अलग था और आप अकेले उस अंधेरे में खड़े थे। कोई समझ नहीं रहा था, कोई पूछ भी नहीं रहा था, और आप अंदर ही अंदर सोच रहे थे, मैं ये किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि मैं ये सब झेल रहा हूं। यही है आपका सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का 8वें घर से तीसरे घर पर असर। आपके घर में या आपके भाई बहन के साथ या आपके बचपन के करीब दोस्तों के साथ एक ऐसी बात है जो कभी पूरी तरह कही नहीं गई। कुछ अंदर दबा पड़ा है, कोई रिश्ता है जो दिखने में नॉर्मल लगता है पर अंदर से आप जानते हो एक खामोशी है वहां, एक दूरी है जिसे कोई नाम नहीं दिया गया। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि 8वें घर में राहु लेके आने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में अपनी बात, अपनी सच्चाई वाली बात या तो किसी के डर डर से नहीं बोली या बोलने की कोशिश की, पर उसे चुप करा दिया गया। इस जन्म में वो आत्मा बार बार ऐसी सिचुएशन में आती है जहां उसकी आवाज या तो सुनी नहीं जाती, या जो बोलती है या जो बोला जाता है वो उल्टा समझा जाता है। आपके वर्ड्स में इतनी ताकत है, पर वो ताकत अभी अंदर बंद है आपके। इसको सुधारने के लिए, इस ताकत को बाहर निकालने के लिए जो बात सबसे मुश्किल लगती है वो है कहना। वही सबसे पहले कहो। उस एक बात को बोल देने के बाद जो रिश्ता है वो या तो ठीक हो जाएगा या वो निकल जाएगा। जो होने ही नहीं चाहिए थे दोनों सही थे। आपके अंदर एक ऐसी गहराई है, एक ऐसी सोच है जो आम लोगों की सोच से बहुत अलग होती है। जब बाकी लोग सरफेस पर होते हैं, आप डेप्थ में होते हो, गहराई में जाते हो। जब बाकी लोग किसी भी चीज का रिजल्ट देख रहे होते हैं, आप उस चीज की रूट ढूंढ रहे होते हो, उस चीज की जड़ ढूंढ रहे होते हो। यही आपका हिडन पावर है। राहु 8वें घर में होने की वजह से आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है उन चीजों को समझने की जो दिखती ही नहीं है। लोगों को छु, छुपे हुए दर्द, सिचुएशन की हिडन ट्रुथ और वो पैटर्न्स जो बाकी किसी को नजर नहीं आते। पर ये पावर तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उसे बोलते नहीं, लिखते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते। आपकी जो भी सोच है वो सिर्फ आपके मन में रहने के लिए नहीं बनी, वो दुनिया के सामने आने के लिए बनी है। आप बहुत कुछ जानते हो लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, पर चुप रहते हो।
क्योंकि पहले जब बोला था या तो किसी ने माना नहीं या उल्टा आप पर ही दोष आ गया। तब से आपने सीख लिया कुछ चीजें अंदर ही रखते हैं। आपके मन में ऐसी बातें चलती रहती हैं जो किसी को नहीं बताते। रात को अकेले में एक पूरी दुनिया है आपके अंदर, और बाहरी दुनिया में आप एक अलग ही इंसान दिखते हो। ये गैप, जो आप अंदर हो और जो बाहर हो, ये गैप बहुत बड़ा हो चुका है। आपका पैसा एक सीधी लाइन में नहीं आएगा, वो आता है जोल्ट्स के साथ। एकदम से आएगा, एकदम से खत्म। कभी बहुत होगा, कभी बिल्कुल नहीं। और ये इसीलिए नहीं कि आप मेहनत नहीं करते, आप शायद सबसे ज्यादा करते हो मेहनत। ये इसलिए है क्योंकि आपका पैसा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा। जब भी आपकी लाइफ ने एक नया मोड़ लिया, फाइनेंशियली भी कुछ नया आया। राहु 8वें घर से जब तीसरे घर को एक्टिवेट करता है, मतलब आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपकी आवाज या आपके हाथों का कोई काम। वो चीज जो आप सबसे नेचुरली करते हो, वही आपका सबसे बड़ा पैसा बनाने का जरिया है। अभी तक आपने उसे सीरियसली नहीं लिया, पर यही आपका असली गोल्ड है। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब आपकी आवाज, आपकी एक बात, एक लिखी हुई चीज, एक एक्सप्रेस की हुई फीलिंग इतनी दूर तक जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। वो मोमेंट तब आएगा जब आप सच बोलोगे, बिना डरे, बिना फिल्टर किए, एकदम सीधा। और वही एक सच्ची बात आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। राहु 8वें घर का यही प्रॉमिस है कि जो टूटता है वही तभी टूटा है ताकि कुछ बड़ा बनाया जा सके। कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूं, इन्हें कभी भूलना नहीं है आपने। हर किसी के साथ हर बात शेयर नहीं करनी। सबसे पहली प्रिकॉशन ये, मतलब नहीं कि सबको सब बताओ। आपकी डेप्थ, आपका ज्ञान, आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हर किसी के लिए नहीं है। सही इंसान के सामने खुलो, गलत इंसान के सामने खुलना आपका सबसे बड़ा वेपन उनके हाथ दे देना है। डर के चुप मत रहो। राहु अष्टम वाले लोगों की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है या हो रहा होता है, आप चुप रहते हो, सोचते हो शायद ठीक हो जाए अपने आप ही। नहीं होता ऐसा कुछ भी। जो चीज सीधा एड्रेस नहीं होती, वो अंदर ही अंदर बड़े और बड़ी होती चली जाती है। 9th हाउस में राहु, यानी कि नवम भाव, भाग्य भाव में राहु की प्लेसमेंट। आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त तो जरूर आया होगा जब सब लोग कह रहे थे कि तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तेरा फ्यूचर ब्राइट है, पर आप घर लौटते थे और एक ऐसी खामोशी थी वहां जो कोई नहीं भरता था। बाहर सब था, पर अंदर एक ऐसी जगह थी जो कभी आपको अपनी नहीं लगी। और आप सोचते रहे, इतना सब होने के बाद भी ये खालीपन क्यों है। यही है सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का 9वें घर से चौथे घर पर असर। आपके पिता के साथ या जो भी आपका सबसे पहला बड़ा इंसान आपके घर में था, जिंदगी में था, एक ऐसा रिश्ता था जिसमें या तो बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं था। कोई बीच वाली जगह थी ही नहीं। या वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि आप उनसे डरते थे, या इतने दूर रहे कि उनकी कमी आज भी अंदर है। और ये कमी आपने बाहरी दुनिया में ढूंढी, स्पिरिचुअलिटी में ढूंढी, फिलॉसफी में ढूंढी, किसी बड़े कॉज में ढूंढी। हर जगह एक मीनिंग ढूंढा, सिर्फ इसीलिए कि घर में वो नहीं मिला। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। वैदिक पुराणों में ये साफ साफ लिखा है कि 9वें घर में राहु लेके आने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में या तो अपने घर को, अपनी जमीन को, अपनी रूट्स को किसी बड़े मकसद के लिए छोड़ दिया था, या धर्म के नाम पर अपने करीबियों के साथ नाइंसाफी की थी। इस जन्म में वो आत्मा बार बार बाहरी सच ढूंढती है, जब असली सच उसे अपने घर की नींव में दबा पड़ा मिलता है। इसको सुधारने का रास्ता है, जो सवाल बाहर ढूंढते हो वो पहले घर के अंदर पूछो। अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी रूट्स से एक बार जेन्युइनली जुड़ना, ये आपका भाग्य का सबसे बड़ा दरवाजा खोलेगा।
आपके अंदर एक ऐसी प्यास है जो बहुत रेयर होती है। आप सिर्फ जानना नहीं चाहते, आप समझना चाहते हो। कोई भी चीज हो, आप उसकी सरफेस पर नहीं रुकते, आप पूछते रहते हो क्यों, कैसे, किस लिए। यही आपकी हिडन पावर है। राहु 9वें घर में होने की वजह से आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, बड़ी से बड़ी सच को सीधा सिंपल तरीके से बोल देने की। वो बात जो बाकी लोग घुमा फिरा के कहते हैं, आप सीधा कह देते हो और लोग सुनते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वो बात उनके दिल को सीधा लगती है। पर आप खुद इस पावर को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो सब जानते हैं। नहीं जानते, सिर्फ ये आप ही जानते हो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपका किसी एक बड़े इंसान पर, एक गुरु पर, एक एल्डर जैसे फिगर पर इतना भरोसा था कि जब उन्होंने धोखा दिया या डिसअपॉइंट किया, आप अंदर से हिल गए और तब से किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पाते। आपके मन में अपना एक घर बनाने की, एक ऐसी जगह बनाने की बहुत गहरी चाहत है जो सिर्फ आपकी ही हो सकती है, जहां कोई आपसे कुछ प्रूव करने को ना कहे, जहां आप बस हो सको, जी सको। ये सपना आप बहुत कम लोगों को बताते हो। आपका पैसा और आपका सुकून, ये दोनों एक ही चीज से जुड़े हैं, आपकी इनर पीस से। जब अंदर सब कुछ ठीक होता है, बाहरी चीजें अपने आप बनती चली जाती हैं। जब अंदर से टूटा हुआ रहता है आपका मन, चाहे बाहर सब कुछ अच्छा लग रहा हो, पैसा आता है लेकिन टिकेगा नहीं। राहु 9वें घर से चौथे घर को एक्टिवेट करता है। मतलब आपका भाग्य तब खुलता है जब आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी रूट्स ठीक होती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये आपके पूरे कॉस्मिक पैटर्न का सेंटर है। घर का सुकून आपके लिए लग्जरी नहीं है, आपके लिए घर का सुकून ही आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां, जब आपको एक बड़ा फैसला करना होगा, बाहरी दुनिया और अपने घर के बीच। एक तरफ वो सब होगा जो आपने हमेशा बाहर ढूंढा, नाम, सफर, रिकॉग्निशन। दूसरी तरफ वो होगा जो आपके घर को आपकी जरूरत है। और उस वक्त जो भी फैसला लोगे, वो फैसला आपकी पूरी आने वाले कुछ सालों की डायरेक्शन को सेट करेगा। इसीलिए उस वक्त जल्दी मत करना, रुको, अंदर से सुनो। क्योंकि राहु 9वें घर का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली धर्म वो नहीं जो दुनिया दिखाए। असली धर्म वो है जो घर के अंदर आप निभा सको। प्रिकॉशन जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, कि घर की प्रॉब्लम से भागकर बाहरी दुनिया में मत डूबो। यह आपका सबसे पुराना पैटर्न है। जब घर में कुछ मुश्किल होती है, आप किसी नए सफर में, किसी नए आइडिया में, किसी नए परस्यूट में घुस जाते हो। वो चीज टेम्परेरी रिलीफ तो दे देती है, पर घर वाली प्रॉब्लम वहां की वहां ही रुक जाती है। और ये एक दिन और बड़ी होकर आपको दोबारा से मिलती है। जो घर में है, पहले उसे फेस करो, उसे खत्म करो। राहु आपका बैठा है कर्म स्थान यानी कि दशम भाव में। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आया होगा जब आप इतने ज़्यादा बिजी थे, इतना सब कर रहे थे बाहरी दुनिया के लिए, कि एक दिन अचानक रुके और सोचा, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, मुझे खुशी कब मिली आखिरी बार। और वो सवाल इतना गहरा था कि आप उससे जल्दी से दबा के वापस काम में चले गए। क्योंकि रुकने से डर लगता था, क्योंकि अगर रुके तो वो सवाल और बड़ा होता चला जाएगा आपकी लाइफ में। यही है सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का 10वें घर से 5वें घर पर असर। आपके रिश्तों में एक ऐसी चीज है जो बहुत गहरी, आप जब भी किसी के करीब आते हो, एक अनजाना सा डर होता है कि कहीं वो आपकी इमेज को, आपकी रेपुटेशन को इफेक्ट ना कर दे, या इससे उल्टा कि आप इतने काम में डूबे रहते हो कि जो लोग जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि आप हो तो सही पर उनके साथ नहीं हो, बॉडी से हो, दिल से नहीं। और ये सिर्फ उनकी फीलिंग नहीं, अंदर से आप भी जानते हो ये सच है। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं। वैदिक शास्त्र कहते हैं
कि 10वें घर में राहु लेके आने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में या तो अपनी खुशी से अपना प्यार, अपनी क्रिएटिव सेल्फ किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए कुर्बान कर दी थी, या नाम और रिकॉग्निशन के पीछे इतनी भागी थी कि जो चीज जेन्युइनली प्रेशियस थी वो हाथ से निकल गई। इस जन्म में वो आत्मा बार बार ऐसी जगह आती है जहां उसे चूज करना पड़ता है, दुनिया की नजर में बड़ा दिखना या खुद के लिए जीना। और हर बार ये चॉइस आती है, आप दुनिया को चूज करते हो। इसको सुधारने का रास्ता ये है कि सिर्फ एक काम करो जो बिल्कुल सही आपके लिए हो। कोई ऑडियंस नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई लोग नहीं। वो एक काम आपकी पूरी आत्मा को वापस लाएगा। आपके अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। एक ऐसा क्रिएटिव, प्लेफुल, जेन्युइनली जिंदा हिस्सा जो सिर्फ तब बाहर आता है जब कोई देख नहीं रहा। अकेले में आप अलग हो, पब्लिक में आप अलग हो। ये दूरी, ये गैप दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। राहु 10वें घर में होने की वजह से आपके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करने की, लोगों को लीड करने की और एक ऐसी इमेज बनाने की जो लोग याद रखें। पर यह पावर एक छुपे दर्द के साथ आती है। आप वो नहीं दिखाते जो सच में हो, आप वो दिखाते हो जो लोग देखना चाहते हैं। और ये परफॉर्मेंस, ये मास्क धीरे धीरे आपको अंदर से खाली करता जा रहा है। आपकी जिंदगी में एक ऐसी चीज है, एक पैशन है, एक हॉबी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको जेन्युइनली खुश करती है, पर एक वक्त के बाद आपने उसे सीरियस नहीं लिया या छोड़ दिया क्योंकि लगता था ये प्रैक्टिकल नहीं, ये लोग क्या सोचेंगे। और आज भी वो चीज आपके अंदर कहीं जिंदा है, दबी हुई पर जिंदा। बच्चों के साथ, किसी भी इनोसेंट केयर फ्री चीज के साथ आप एक अलग ही इंसान बन जाते हो। वो वाला आप जो हंसता है, जो खेलता है, जो बिना सोचे बोलता है, वही आपकी असली जिंदगी है। और वो इंसान बहुत कम लोगों ने देखा है आपके अंदर। आपका पैसा और आपकी पब्लिक लाइफ, ये दोनों इतने जुड़े हुए हैं कि जब बाहरी दुनिया में सब अच्छा चल रहा होता है, फाइनेंशियली भी सब स्मूथ लगता है, पर एक ऐसी चीज है जो आपका पैसा कॉन्स्टेंटली रोकती है, और वो है आपका खुद का अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। जब अंदर आप कुछ और बनाना चाहते हो और बाहर की दुनिया में के लिए कुछ और करते हो, उस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी सीधा आपके फाइनेंशियल फ्लो को रोक देती है। राहु 10वें घर से 5वें घर को एक्टिवेट करता है, मतलब आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू तब आएगा जब आप वो करोगे जो जेन्युइनली आपका है, और वो जो आपके दिल से निकला हो, ना कि वो जो दुनिया एक्सपेक्ट करती हो। वो काम चाहे कितना भी इम्प्रैक्टिकल लगे, वही आपकी असली गोल्ड वाली जिंदगी है। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब आपको ऐसा मौका मिलेगा, आपको पूरी लाइफ पब्लिक इमेज बदल देगी। पर वो मौका एक ऐसी जगह से आएगा जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एक ऐसी क्रिएटिव काम से, आप किसी जेन्युइन एक्सप्रेशन से, या आपके किसी ऐसी बात से जो आपने सिर्फ दिल से की थी, कैलकुलेशन से नहीं। और वही एक चीज वो सब देगी आप सालों से बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। राहु 10वें घर का सबसे बड़ा सबक यही है कि दुनिया को इम्प्रेस करने से नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने से नाम बनता है। प्रिकॉशन जिसे आपको कभी भूलना नहीं है, अपनी इमेज बचाने के लिए अपनी सच को मत दबाओ। यह आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वार्निंग है। जब भी कुछ गलत होता है, आपकी पहली इंस्टिंक्ट होती है लोग क्या कहेंगे, और उस सोच में आप अपनी जेन्युइन फीलिंग, अपना जेन्युइन रिएक्शन दबा देते हो। पर जो चीज़ अंदर दबाते रहते हो, वो एक दिन इतनी ताकत से बाहर आती है कि पूरी इमेज खुद ही टूट जाती है। इसीलिए सच पहले, इमेज बाद में। 11वें भाव में राहु, आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आपके सपने बहुत बड़े थे और लोग भी बहुत आसपास थे, पर जब सच में कोई एक मुश्किल आई, आप अकेले खड़े थे। भीड़ थी पर कोई नहीं था, कनेक्शन थे पर कोई जेन्युइनली आपका नहीं था, और आप
अंदर ही अंदर सोचते रहे, इतने लोगों के होते हुए भी ये अकेलापन क्यों लगता है। यही है आपका सबसे बड़ा राज। और यही है राहु का 11वें घर से छठे भाव पर असर। आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में, आपके बड़े नेटवर्क में एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। आप किसके लिए बहुत कुछ करते हो और जब आपकी बारी आती है तो वो इंसान या तो गायब होता है या इतना कम करता है कि वो गिनती में ही नहीं आता। और फिर आप सोचते हो, मैंने कहाँ गलती की। गलती आपकी नहीं थी, पर यह बार बार इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म का एक हिस्सा बाकी था। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि राहु अगर 11वें घर में हो तो ऐसा राहु ऐसी आत्मा लेकर आता है जो पिछले जन्म में अपने बड़े सपनों के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया गया था। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली लोगों को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाया गया था, और जब वो सीढ़ी काम आ गई, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। इस जन्म में वो आत्मा बार बार ऐसी जगह आती है जहां दूसरों से उसी सीढ़ी बनाया जाता है, और जब काम हो जाता है वो पीछे रह जाती है। ये कार्मिक साइकिल तब चलेगा जब आप एक चीज नहीं सीखते। किसी भी रिश्ते में पहले पूछो, मैं इस इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ, इस इंसान से क्या ले सकता हूँ। नहीं, वो एक शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देगी। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो बहुत रेयर है। आप बड़े से बड़ा सपना देख सकते हो और उसे रियल बना सकते हो जब बाकी लोग सोचते हैं ये पॉसिबल नहीं। आप पहले उस चीज का रास्ता ढूंढ रहे होते हो। यही आपका हिडन पावर है। पर एक अजीब बात है, आपकी ये शक्ति तब सबसे ज्यादा काम आती है जब आप किसी मुश्किल में होते हो, जब कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए। सुकून में आप थोड़ा लॉस्ट रहते हो, स्ट्रगल में आप सबसे ज्यादा अलाइव फील करते हो। राहु 11वें घर से छठे घर को एक्टिवेट करता है, मतलब आपका सबसे बड़ा हिडन पावर है प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की एबिलिटी। जो चीज दूसरों को तोड़ देती है वही आपको बनाती है। पर यह पावर तब पूरी होती है, तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप एक चीज नहीं सीखते। वो क्या है? अपनी बॉडी और अपने मन की भी उतनी ही केयर करो जितनी अपने सपनों की करते हो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर रहा है या है ऑलरेडी, जिस पर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना दिल, और एक दिन पता चला कि वो इंसान वैसा था ही नहीं जैसे आपने सोचा था। और उस एक धोखे ने आपके अंदर कुछ तोड़ दिया। तब से आप लोगों को करीब आने तो देते हो, पर एक हाथ की दूरी हमेशा बनाए रखते हो। आप बहुत ज़्यादा काम करते हो पर रिकॉग्निशन हमेशा अधूरी लगती है, या मिलती ही नहीं, या मिलती है तो वो नहीं मिलती जो सच में चाहिए थी। और ये बार बार होता है, इतना कि अब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। आप दूसरों के सपने पूरे करने में इतने लगे रहते हो कि कभी कभी भूल जाते हो कि आपका अपना सपना क्या था। और जब कोई पूछता है, आप एक सेकंड के लिए रुक के बोलते हो, क्योंकि जेन्युइनली याद करना पड़ता है आपको अपना सपना। आपका पैसा और आपके बड़े सपने, ये दोनों एक ही चीज से जुड़े होंगे। आपकी डेली मेहनत से, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपके उस काम से जो आप रोज करते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। राहु 11वें घर में होने की वजह से आपका नेटवर्क, आपके कनेक्शन, आपके बड़े सर्कल, ये सब आपके लिए पैसा लाने का जरिया बन सकते हैं। पर ये तब होगा जब आपका छठा घर, यानी आपका डेली काम, आपकी हेल्थ, आपका डिसिप्लिन पूरी तरह स्ट्रांग होगी। अभी एक इम्बैलेंस है, बड़े सपने हैं पर नींव कमजोर है। जिस दिन नींव मजबूत हुई, ऊपर की बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा और आने वाला है जब आपका एक सपना जो अपने बहुत पहले देखा था और छोड़ दिया था क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था, वो वापस आएगा। एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसी डोर खुलेगी जो डायरेक्टली उस पुराने सपने से कनेक्टेड होगी। और उस वक्त आपको एक चॉइस करनी होगी, फिर से सेफ रास्ता लो या इस बार उस सपने को सीरियसली लो।
जो इस बार उस सपने को सीरियसली लेगा उसकी जिंदगी जेन्युइनली बदलेगी, क्योंकि राहु 11वें घर का यही प्रॉमिस है। जो सपना सबसे ज्यादा आपका था वो पूरा होगा, पर देर से, और तभी जब आप रेडी होंगे, सच में रेडी। प्रिकॉशन जिसे आपको कभी भूलना नहीं है कि अपनी हेल्थ को अपने सपनों के बाद की चीज मत समझो। राहु 11th हाउस में सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस आदत यही होती है कि वो अपने बड़े गोल्स के लिए अपनी बॉडी को साइलेंटली कुर्बान करता रहता है। नींद कम, खाना ठीक से नहीं, रेस्ट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगता है कि अभी वक्त नहीं है। पर वो बॉडी जब जवाब दे देती है तब सब कुछ रुक जाता है। एक दिन की नींद एक हफ्ते का काम नहीं कर सकती। अपना ख्याल रोज रखो, कल के लिए नहीं, आज के लिए। 12वें घर में राहु, आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आपकी किसी से इतने करीब थे, इतना दिया था आपने, कि जब वो रिश्ता टूटा या वो इंसान दूर गया, आप खुद से ही दूर हो गए। जैसे कोई हिस्सा आपका उनके साथ चला गया। और तब से चाहे कितने भी लोग आए, चाहे कितने भी रिश्ते बने, एक ऐसी जगह है अंदर जो कभी भरी ही नहीं, अभी तक खाली है। और आप उस जगह को किसी और को दिखाते नहीं, क्योंकि दिखाने से डर लगता है कहीं ये भी ना चला जाए। यही है आपका सबसे बड़ा राज, और यही है राहु का 12वें घर से 7वें घर पर असर। आपके रिश्तों में एक ऐसी चीज है जो आप खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। आप एक साथ बहुत ज्यादा चाहते हो और बहुत ज्यादा डरते हो। करीब आओ, डर लगता है, दूर जाओ, दर्द होता है। और ये बीच वाली जगह जहां आप रहते हो, वहां ना पूरा चैन है, ना पूरी आजादी। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि 12वें घर में राहु लेके आने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में या तो किसी रिश्ते में इतना खो के अपनी आत्मा को रास्ता भुला दिया था, या किसी के प्यार में इतना डूब के ऐसी चॉइसेस की थी जिनका बोझ आज भी है। इस जन्म में वो आत्मा बार बार ऐसी पार्टनरशिप में आती है जहां या तो वो खुद को मिटा देती है, या रिश्ता ही ऐसा होता है जो पूरा नहीं हो पाता। आधा अनजान या एक तरफ से जाना। किसको सुधारने का रास्ता है? पहले खुद को एक ऑनेस्ट रिश्ता बनाओ। अकेले बैठ के पूछो, मैं एक रिश्ते में क्या ढूंढता हूं जो खुद मुझ में नहीं है। वो जवाब, वही आपकी हीलिंग का पहला रास्ता होगा, पहला कदम होगा। आपके अंदर एक ऐसी सेंसिटिविटी है, एक ऐसी गहराई है जो बहुत कम लोगों में होती है। आप वो फील करते हो जो लोगों ने बोला नहीं होता। आप वो देख लेते हो जो लोगों ने छुपाया होता है। कोई आपके सामने बैठ के मुस्कुराए और आप जानते हो अंदर से वो रोया है। यही आपका हिडन पावर है। राहु 12वें घर में होने की वजह से आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, दूसरी दुनिया को, दूसरे लोगों के अंदर की दुनिया को फील करने की। आप लोगों का दर्द को इतनी गहराई से समझते हो कि वो खुद हैरान हो जाते हैं। आपको कैसे पता? पर ये गिफ्ट एक कीमत मांगती है। आप इतना एब्जॉर्व करते हो दूसरों का कि कभी कभी समझ नहीं आता ये दर्द मेरा है या किसी और का। आप बहुत गहरी नींद नहीं सोते। आप सपने बहुत आते हैं, आपको विविड रियल लगते हैं, या रात को एक ऐसी बेचैनी होती है जिसका कोई नाम नहीं। और सुबह उठते हो थके हुए, क्योंकि रात को भी आपका मन काम कर रहा था। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, पर जब आपकी कोई नीड होती है आप मांग नहीं पाते, सीधा नहीं बोल पाते मुझे जरूरत है, क्योंकि अंदर से लगता है कि मांगना वीकनेस है, या डर होता है मांगना और नहीं मिला तो। आपका पैसा और आपके रिश्ते, ये दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। जो रिश्ता सही होगा फाइनेंशियली सब स्मूथली चलेगा, जो रिश्ता गलत होगा पैसा भी अटकता रहेगा। ये इतना डायरेक्ट कनेक्शन है कि आपके लिए आप अपनी जिंदगी में खुद देख सकते हो। जब कोई करीब का रिश्ता टूटता है तब पैसा भी रुकता है। जब कोई अच्छा कनेक्शन बना तब कुछ ना कुछ खुला। राहु 12वें घर से 7वें घर को एक्टिवेट करता है। मतलब आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल सोर्स वो पार्टनरशिप है जो जेन्युइन है, सोल लेवल पर जेन्युइन,
फेक कनेक्शन, सरफेस लेवल रिश्ते, ये आपके लिए कभी फाइनेंशियली काम नहीं आते। सिर्फ वो लोग काम आते हैं जो सच में आपके हैं। फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब एक इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, या पहले से ऑलरेडी है, जो आपको वो दिखाएगा जो आप खुद अपने अंदर नहीं देख पाते। वो इंसान एक मिरर होगा आपका, आपकी स्ट्रेंथ का भी, आपकी डीपेस्ट फियर का भी। और उस रिश्ते में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको चूज करना होगा, अंदर की उस खाली जगह को दिखाओ या फिर से छुपा लो। जो उस वक्त दिखाएगा उसकी जिंदगी जेन्युइनली बदलेगी, जो फिर से छुपाएगा वो रिश्ता भी वहीं खत्म हो जाएगा जहां बाकी सब हुए। राहु 12वें घर का सबसे बड़ा प्रॉमिस यही करता है कि जो आप अंदर से सबसे ज्यादा डरते हो वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बस एक बार आंखें खोलो। कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूं जिन्हें आपको ध्यान रखने हैं, भूलना नहीं है। अपनी एनर्जी हर किसी पर मत लुटाओ। आपके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, इतनी केयरिंग है कि आप हर उस इंसान का दर्द में डूब जाते हो जो आपके पास आता है, और बाद में आप खाली होते हो और वो इंसान चला जाता है। अपनी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है आपकी, उसे सिर्फ उन लोगों पर लगाओ जो आपकी एनर्जी की उतनी ही इज्जत करें जितनी आप उनकी करते।